बच्चों, आज जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं वह हमारा विषय है ग्रामीण नगरीय उपांत, जिसे अंग्रेजी में रूरल अर्बन फ्रिंग कहते हैं। अब ये ग्रामीण नगरीय उपांत क्या है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके अर्थ और परिभाषाओं के बारे में। ग्रामीण नगरीय उपांत के शाब्दिक अर्थ से ही स्पष्ट होता है कि यह नगर की सीमा पर स्थित क्षेत्र होता है जहां ग्रामीण एवं नगरीय भूदृश्यों की विशेषता देखने को मिलती है। मतलब हम कहें कि एक ऐसा क्षेत्र, नगर की सीमा के बाहर स्थित एक ऐसा क्षेत्र जहां पर हमें ग्रामीण और नगरीय दोनों ही प्रकार के भूदृश्य देखने को मिलते हैं। मतलब नगरों में नगर के जो भूदृश्य है वो भी दिखाई दें और गांव के जो भूदृश्य हैं वो भी दिखाई दें। तो दोनों क्षेत्रों की विशेषताओं से मिला जुला जो क्षेत्र दिखेगा वो ग्रामीण नगरीय उपांत कहलाता है। ग्रामीण नगरीय उपांत शब्दावली का सर्वप्रथम प्रयोग या व्यापक प्रयोग जो है वो सर्वप्रथम भू अर्थशास्त्री बेहरविन द्वारा 1942 में किया गया था। उन्होंने ग्रामीण नगरीय उपांत नाम से ही एक लेख प्रकाशित किया था 1942 में, और सर्वप्रथम उन्होंने ही यानी कि भू अर्थशास्त्री बेहरविन ने ही 1942 में ग्रामीण नगरीय उपांत का प्रयोग किया था, शब्द का प्रयोग किया था अपने लेख में या अपने आर्टिकल में। अब हम ये कहें कि जो नगर है उसकी बहिर्वर्ती सीमा से ग्रामीण क्षेत्र प्रारंभ होने लगता है। कोई भी जो नगर है उस नगर की कहीं ना कहीं क्या होती है, सीमा समाप्त होती है। तो किसी भी नगर की जो बाहरी सीमा होती है जहाँ से क्या होता है, ग्रामीण क्षेत्र प्रारंभ होता है, तथा आंतरिक सीमा पर और नगर की जो आंतरिक सीमा है उस पर नगर के निर्मित क्षेत्र की अंतिम सीमा होती है। वो नगर की अंतिम सीमा है ना, नगर की तो अंतिम सीमा होगी, उसमें तो नगरीय भूदृश्य दिखेंगे, और नगर की बाह्यवर्ती सीमा जहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र प्रारंभ होगा तो एक उसके मध्य का मतलब नगर की हम ये कहें नगर की आंतरिक सीमा और नगर की बाह्यवर्ती सीमा जहाँ से ग्रामीण क्षेत्र प्रारंभ होता है के बीच स्थित क्षेत्र जो होता है वही क्षेत्र ग्रामीण और नगरीय उपांत के नाम से जाना जाता है। कहने का मतलब आपको इतना सा समझाना है कि कोई भी जो नगर होता है उस नगर की कहीं ना कहीं सीमा समाप्त होती है, और जब उस नगर की बाहरी सीमा समाप्त होती है तो उसके आगे ग्रामीण भूदृश्य की या गांव प्रारंभ हो जाता है, या फिर हम कहें कि ग्रामीण क्षेत्र प्रारंभ हो जाता है। तो नगर की आंतरिक सीमा और गांव का जो प्रारंभ हो रहा है उसकी बाहरी सीमा दोनों के बीच का एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर हमें गांव और नगर दोनों के भूदृश्य देखने को मिलेंगे, वो ग्रामीण नगरीय उपांत कहलाएगा। तो आप क्या आपको समझ में बच्चों कि नगर की जहां सीमा समाप्त हो और जहां से गांव की सीमा प्रारंभ हो तो उन दोनों के बीच का एक ऐसा क्षेत्र जहां पर हमें नगरीय भूदृश्य भी दिखाई देंगे और ग्रामीण भूदृश्य भी दिखाई देंगे। ना तो वो नगर ही होगा और ना ही वो गांव होगा, उसमें दोनों का सम्मिलित रूप देखने को मिलेगा। वही एक संकीर्ण क्षेत्र, एक छोटा सा जो क्षेत्र होगा वो संक्रमणीय क्षेत्र ही ग्रामीण नगरीय उपांत कहलाता है। सारांश रूप में हम ये कह सकते हैं कि नगरों की बाह्य सीमा पर, नगर की बाहरी सीमा पर स्थित एक ऐसा संक्रमणीय प्रदेश जहां ग्रामीण और नगरीय दोनों की विशेषताएं मिश्रित रूप से पाई जाती है, ग्रामीण नगरीय उपांत कहलाता है। तो अब तो आपको क्लियर हो ही गया होगा कि ग्रामीण नगरीय उपांत क्या है, कि नगर की बाहरी सीमा पर स्थित एक ऐसा क्षेत्र जहां पर नगर की भी और गांव की भी दोनों की विशेषता देखने को मिलेगी। क्योंकि अगर हम नगर लेंगे तो नगर में तो नगर की विशेषता देखने को मिलेगी, गांव की विशेषता देखने को नहीं मिलेगी। इसीलिए मैं आपको ये कह रही हूँ कि जहां नगर की सीमा समाप्त होती है वहां से लेकर जहां गांव की सीमा प्रारंभ होती है, तो नगर और गांव के बीच का एक ऐसा क्षेत्र जहां नगर समाप्त हो रहा है और गांव का प्रारंभ हो रहा है उसके बीच का एक ऐसा क्षेत्र जहां गांव की भी विशेषता देखने को मिलेगी, नगर की भी विशेषता देखने को मिलेगी, वह क्या कहलाता है, ग्रामीण नगरीय उपांत कहलाता है। विकास एवं विस्तार, नगरों में क्रियाशील केंद्रोपसारी शक्तियों के परिणाम स्वरूप ग्रामीण नगरीय उपांत का विकास होता है।
अब हम बात करेंगे कि ये नगरीय ग्रामीण उपांत जो है इसका विकास और विस्तार क्यों और कैसे होता है। नगर की प्रशासनिक सीमा के बाहर संलग्न ग्रामीण भूमि पर नगरीय विस्तार, जिसे कई विद्वानों ने नगरीय आक्रमण भी कहा है, के परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में ग्रामीण एवं नगरीय विशेषताएं मिश्रित रूप से पाई जाती हैं। आपको आया समझ में कि जो हमारी नगर की हम प्रशासनिक सीमा देखें, हमारी जो प्रशासनिक बाउंड्री है एक नगर की, उससे संलग्न जो ग्रामीण भूमि होगी, और उस ग्रामीण भूमि पर भी क्या हो रहा है आजकल, क्योंकि नगरों का लगातार क्या हो रहा है, प्रसार हो रहा है, विस्तार हो रहा है। नगर क्या कर रहे हैं लगातार, क्योंकि शहरों में अब क्या होती जा रही है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। पॉपुलेशन बढ़ने के कारण उनको रहने के लिए आवास उपलब्ध नहीं हो रहे हैं, तो इसीलिए नगर के लोग क्या कर रहे हैं, नगर की सीमा से बाहर की ओर अपना प्रसार कर रहे हैं, भवनों का निर्माण कर रहे हैं, उद्योग धंधे लगा रहे हैं, स्कूल लग रहे हैं, हॉस्पिटल्स बन रहे हैं। तो नगर की सीमा के बाहर जहां ग्रामीण भूमि प्रारंभ होती है, लेकिन उस ग्रामीण भूमि पर भी नगर के प्रसार के कारण उस ग्रामीण भूमि पर भी क्या नगरीय क्रियाकलाप देखने को मिल रहे हैं। अर्थात ग्रामीण भूमि पर नगर क्या कर रहा है, आक्रमण कर रहा है और उसे भी अपने चपेटे में ले रहा है। इसी के परिणाम स्वरूप अब ग्रामीण विशेषताएं तो वह पहले से ही देखने को मिल रही थी उस भूमि पर, क्योंकि वो तो ग्रामीण भूमि ही थी, लेकिन अब वहां पर नगरीय विशेषताएं भी देखने को मिल रही हैं। तो ग्रामीण और नगरीय दोनों विशेषताएं देखने को मिल रही हैं। तो वही उपांत क्षेत्र है और नगर के विस्तार और प्रसार के कारण ही ये उपांत विकसित हुआ है। ये समीपवर्ती ग्रामीण भूमि नगरीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। ग्रामीण भूमि, हाँ, अब ये जो समीपवर्ती ग्रामीण भूमि है ये नगर के लोगों की क्या करती है, आवश्यकताओं को पूरा करती है। नगर से विभिन्न दिशाओं में जाने वाले रेल सड़क मार्गों के सारे नगरीय वृद्धि देखने को मिलती है। अगर आपने देखा होगा तो नगर जो है, तो नगर से आप देखोगे तो रेल मार्ग और सड़क मार्ग जाते हैं। तो धीरे धीरे करके क्या होता है, जब नगर में जमीन नहीं रहती है, नगर में बहुत भीड़ भाड़ बढ़ जाती है, जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही होती है, तो नगर का प्रसार और विस्तार होता है या नगर वृद्धि करते हैं। तो वो वृद्धि कैसे होती है, रेल मार्गों और सड़क मार्गों के सारे ही नगर आगे अपनी वृद्धि और प्रसार करता है। तीव्र यातायात के साधनों के कारण 20वीं शताब्दी में महानगरों की सीमाओं पर इन क्षेत्रों का विस्तार होने लगा। सड़क मार्गों के सहारे होने वाले नगरीय वृद्धि ग्रामीण व कृषि भूमि पर अतिक्रमण है। बेहरविन ने अपने अध्ययन में बताया कि भूमि संबंधी समस्या सर्वाधिक तीव्रता के साथ 3 प्रकार के उपांत क्षेत्रों में या संक्रमण पेटियों में प्रकट होती है। अब जो अर्थशास्त्री बेहरविन थे, उन्होंने बताया कि भूमि संबंधी जितनी भी समस्याएं होती हैं वह 3 रूपों में हमें देखने को मिलती है। कृषि क्षेत्र पहला आता है, कृषि क्षेत्र तथा चारागाह के मध्य स्थित पेटी। बेहरविन ने जो अपना अध्ययन किया उसमें कृषि से भूमि से संबंधित 3 प्रकार की संक्रमण पेटियां बताई। तो सबसे पहली पेटी थी कृषि क्षेत्र तथा चरगाह के मध्य स्थित पेटी। दूसरा आएगा कृषि क्षेत्र एवं वन क्षेत्र के मध्य स्थित पेटी। तीसरा नगर के निर्मित क्षेत्र एवं कृषि भूमि के मध्य स्थित उपनगरीय पेटी। नगरीय क्षेत्रों द्वारा ग्रामीण कृषि भूमि पर किए जा रहे अतिक्रमण ने सर्वाधिक ध्यान आकृष्ट किया है। सड़क मार्गों के सारे होने वाले नगरीय विस्तार धीरे धीरे निकटवर्ती गांव एवं कस्बों को भी अपनी चपेट में ले लेता है। यद्यपि यह ग्रामीण भूमि प्रशासनिक दृष्टि से नगर के प्रशासन के अंतर्गत नहीं होती है, किंतु इसका उपयोग मुख्यतः नगरीय कार्यों के लिए होता है। इस क्षेत्र की कुछ विशेषताएं केंद्रोन्मुखी शक्ति के रूप में नगरीय कार्यों को अपनी ओर आकृष्ट करती है। जैसे यहाँ भूमि का मूल्य नगर के मूल्य की अपेक्षा कम होना, भूमि उपयोग संबंधी कोई नियंत्रण नहीं होना, औद्योगिक इकाइयों द्वारा प्रदूषण पदार्थों के स्तर पर कोई वैधानिक निषेध नहीं होता है, अधिक भूमि की आवश्यकता वाले उपयोगों जैसे पार्क, खेल के मैदान, फार्म हाउस, भारी उद्योग, हवाई अड्डा आदि के विस्तृत भूमि उपयोग हो जाती है। नगर प्रशासन द्वारा लगाए जाने वाले विभिन्न करों से बचने के लिए भी अनेक औद्योगिक इकाइयां नगरीय सीमा के बाहर मुख्य सड़क मार्गों के सहारे स्थापित हो जाती हैं। आपको समझ में आया? ये कह रहे हैं कि जैसे जैसे नगर अपना विस्तार करता है तो क्या करता है, सड़क मार्गों के सारे वो अपने आसपास में जो गांव हैं, जो कस्बे हैं, नगर अपना विस्तार करते करते, क्योंकि नगर तो डेवलप हो गया है, अब डेवलप होने के बाद वो क्या है,
नगर एक जैविक इकाई है। जैसे एक बच्चा पैदा होने के बाद लगातार अपना विस्तार और वृद्धि करता है, ठीक उसी प्रकार नगर भी क्या होता है, उत्पन्न होने के बाद लगातार अपना विस्तार, और नगर की जो तुलना है वो एक बच्चे से की गई है। और ये कहा गया है कि नगर एक जैविक इकाई है, अर्थात जैसे एक बच्चा पैदा होने के बाद अपना वृद्धि और विस्तार करता है, ठीक उसी प्रकार नगर भी जन्म लेने के बाद रुकते नहीं है, स्थिर या स्थायी नहीं रहते, बल्कि वो भी वृद्धि और विस्तार करते रहते हैं। तो धीरे धीरे नगर में जब जनसंख्या ज़्यादा बढ़ जाती है, नगरों में कार्यों की अधिकता हो जाती है, तो नगर क्या करता है, अपना विस्तार करता है, अपना प्रसार करता है। और ये विस्तार और प्रसार सबसे पहले कहाँ से शुरू होता है, नगर से बाहर की ओर जाने वाले रेल मार्गों और सड़क मार्गों के सारे होता है। और धीरे धीरे करके नगर क्या करता है, उसके आगे बढ़ता हुआ उसकी मतलब उसके नगर की सीमा के बाहर जो कस्बे आ रहे हैं और जो गांव आ रहे हैं, उनको भी क्या करता है, अपनी चपेट में ले लेता है। और वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो नगर जब फैलता है, अपना विस्तार करता है, तो वो जिस भूमि पर प्रसार और विस्तार कर रहा है, प्रशासनिक दृष्टि से वो भूमि नगर की नहीं होती है ना, वो तो ग्रामीण भूमि या कस्बों की भूमि होती है, लेकिन नगर उसे अपने चपेटे में ले लेता है। अब ऐसा क्यों होता है, क्यों है ना नगर बाहर की ओर आकर्षित होते हैं, है ना, नगर बाहर की ओर क्यों फैल रहा है, क्योंकि एक तो क्या होता है कि नगर में अगर हम देखें तो भूमि का मूल्य कैसा होता है, ऊंचा होता है, जबकि ये जो उपांत वाला क्षेत्र होता है यहाँ पर भूमि का मूल्य कम होता है। दूसरा, आप भूमि का उपयोग किसी काम के लिए भी करेंगे तो कोई नियंत्रण नहीं होता, जबकि नगरों में आप भूमि का उपयोग सभी कार्यों के लिए नहीं कर सकते। दूसरा, अगर यहाँ पर हम औद्योगिक इकाइयाँ लगाएं तो उनसे निकलने वाले प्रदूषककारी जो पदार्थ हैं, उनके स्त्राव वगैरह पर यहाँ कोई वैधानिक रोक टोक नहीं होती है। और अधिक भूमि की आवश्यकता वाले उपयोगों, जैसे पार्क लगाना है, खेल का मैदान बनाना है, फार्म हाउस बनाना है, भारी उद्योग वाले उद्योग लगाने या हवाई अड्डा ही बनाना है, तो उनके लिए विस्तृत भूमि चाहिए होती है। वो भूमि भी हमें कहाँ मिलती है, नगर की सीमा के बाहर ही मिलती है। तो इन उपांत क्षेत्रों में इन सब कार्यों को संपादित किया जाता है। नगर प्रशासन द्वारा लगाए जाने विभिन्न करों से बचने के लिए भी अनेक औद्योगिक इकाइयां नगर की सीमा के बाहर मुख्य सड़क मार्गों के सहारे ही स्थापित हो जाती है, ताकि क्या होगा, सड़क के सारे वो बाहर की ओर स्थापित हो जाएंगी और उन्हें नगरों को कर नहीं देना पड़ेगा, इसलिए भी औद्योगिक इकाइयां नगर की सीमा के बाहर लग जाती है। लेकिन धीरे धीरे जब नगर का विस्तार होगा ना, तो वो औद्योगिक इकाइयां भी क्या होने लगेंगी, नगर की सीमा में ही आने लगेंगी। जैसे अजमेर में हम देखें माखोपुरा बाईपास, पहले ये सड़क मार्ग के सारे अजमेर से बहुत दूर था, लेकिन आज नगर अपना लगातार विस्तार और प्रसार करता जा रहा है, तो क्या हो रहा है, माखोपुरा बाईपास अब ग्रामीण नगरीय उपांत नहीं रहा, बल्कि वो भी एक तरह से देखें तो हम शहरी क्षेत्र में ही आने लगा है। इसी प्रकार से पंचशील है, वैशाली है, माकड़वाली है, ये सब क्षेत्र पहले हम ग्रामीण नगरीय उपांत में कह सकते थे, लेकिन आज जो है ये ग्रामीण नगरीय उपांत नहीं है, वरन ये क्या होते जा रहे हैं, नगर इसे अपनी चपेट में लेता जा रहा है और अब ये नगर के ही भाग बनते चले जा रहे हैं। कुछ कार्य सामान्यतः नगरों के निर्मित क्षेत्र के बाहरी भाग में ही स्थित होते हैं, जैसे सीवरेज प्लांट, कचरा संग्रहण स्थल, कसाई घर, शमशान भूमि आदि, विस्फोटक पदार्थ डिपो, है ना, ईंधन तेल संग्रह डिपो, रसोई गैस के बोटलिंग संयंत्र आदि भी नगरों के बाहर ही इसी क्षेत्र में स्थापित होते हैं। तो ये सारे जो मैंने अभी आपको बताए, ये सारे कार्य भी नगरों में नहीं किए जा सकते, तो ये भी नगर की सीमा के बाहर उपांत क्षेत्र में ही किए जाते हैं। इस पेटी में आवासीय बस्तियों का विकास तीव्रगामी परिवहन साधनों के कारण होता है। अब यहाँ पर इस ग्रामीण नगरीय उपांत में आवासीय बस्तियां भी बस जाएंगी, लेकिन वो कब बसेंगी, जब तीव्रगामी यातायात के साधन मिल जाएंगे तब। यहाँ रहने वाले व्यक्तियों में से अधिकांश नगर पर निर्भर दैनिक अभिगमन करता होते हैं। अब यहाँ जो ग्रामीण नगरीय उपांत में रहेंगे वो लोग क्या करेंगे, दैनिक अभिगमनकर्ता के रूप में डेली नगर में जाएंगे आएंगे, चाहे शिक्षा, चाहे चिकित्सा, चाहे मनोरंजन, चाहे रोजगार, है ना, किसी भी कार्य को करने के लिए ये डेली नगर में आते जाते रहेंगे। यहाँ रहने वाले व्यक्तियों में विभिन्न कारकों का ग्रामीण नगरीय उपांत क्षेत्र के विकास में योगदान होता है। तो ये सारे जो कार्य होने, चाहे सीवरेज प्लांट हो, चाहे कचरा संग्रहण हो, चाहे आवासीय बस्तियों का डेवलपमेंट हो, इसके कारण क्या होता है, ग्रामीण नगरीय उपांत का विकास होता है। नगर के आकार के अनुसार ग्रामीण नगरीय उपांत क्षेत्र के विस्तार में भिन्नता पाई जाती है। छोटे नगरों में इसका विस्तार कम होता है, जबकि बड़े नगरों में इसका विस्तार अधिक होता है। नगरों के प्रसार के साथ साथ इसके विस्तार तथा स्थिति में परिवर्तन होता रहता है। महानगरों में सामान्यतः नगर केंद्र से 15 से 25 किलोमीटर अर्धव्यास में इसका विस्तार पाया जाता है। अब ये कह रहे हैं कि ग्रामीण नगरीय उपांत जो है इसका विस्तार कैसा होगा,
तो ये कह रहे हैं कि ग्रामीण नगरीय उपांत के विस्तार में भिन्नता पाई जाती है। अगर नगर छोटा है तो ग्रामीण नगरीय उपांत का विस्तार भी कम होगा, अगर नगर का आकार बड़ा है, महानगर है, तो ग्रामीण नगरीय उपांत का आकार भी कैसा होगा, विस्तार भी अधिक होगा। अब हम बात करते हैं ग्रामीण नगरीय उपांत की विशेषताएं कि ग्रामीण नगरीय उपांत जो है इसकी क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं। ग्रामीण नगरीय उपांत में निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती है। सबसे पहले ग्रामीण नगरीय उपांत भूदृश्य में नगरीय एवं ग्रामीण दोनों ही क्षेत्र की विशेषताएं मिश्रित रूप में पाई जाती हैं। हमने पहले ही कह दिया ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर नगर की सीमा समाप्त होती है और गाँव की सीमा प्रारंभ होती है। तो गाँव और नगर के बीच का एक ऐसा संक्रमणीय प्रदेश जहाँ नगर और गाँव की दोनों विशेषताएं मिश्रित रूप में हमें देखने को मिलती हैं। दूसरा, भूमि उपयोग में तीव्रता से परिवर्तन होता रहता है। अब यहाँ पर भूमि उपयोग में तीव्रता से परिवर्तन होगा, पहले यहाँ पर कृषि कार्य किए जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे नगर अंदर से बाहर की ओर पैर पसारेगा तो यहाँ पर ग्रामीण कृषि कार्यों की बजाय नगरीय कार्यों की तीव्रता होने लगेगी। तो भूमि उपयोग में परिवर्तन देखने को मिलता है। भवनों का सर्वाधिक जमाव पट्टीनुमा प्रतिरूप में मुख्यतः सड़क मार्गों और रेल मार्गों के सहारे पाया जाता है। अब यहाँ पर भवन बनाए जाएंगे, लेकिन वो कैसे बनाए जाएंगे, रेल मार्ग और सड़क मार्गों के सारे ही पहले बनाए जाएंगे। अनियोजित विकास के कारण कृषि भूमि, कारखाने, ईंट, चूना भट्टे, आवासीय भवन, उद्यान आदि के रूप में मिश्रित भूमि उपयोग देखा जा सकता है। अब यहाँ पर जो विकास होगा ना वो कैसा है, वो नियोजित नहीं है, प्लांट नहीं है, अनप्लांट है। तो इसी कारण यहाँ पर कृषि भूमि भी देखने को मिलेगी, कारखाने भी देखने को मिलेंगे, ईंट के भट्टे भी देखने को मिलेंगे, आवासीय भवन भी देखने को मिलेंगे, पार्क आदि भी देखने को मिल सकते हैं। मतलब यहाँ पर भूमि का मिश्रित उपयोग देखने में पाया जाता है। जनसंख्या की बहुत तीव्र गति से यहाँ पर वृद्धि होती है। जैसे हम देखते हैं ना, नगर के बाहर की जो भूमि थोड़े टाइम खाली पड़ी रहती है ना, वहाँ पर ऐसे ही जंगलात हैं और थोड़े टाइम बाद ही हम देखते हैं कि नगर इतना जल्दी से स्प्रेड हो गया कि वो पूरी की पूरी भूमि जो है वो किस में आ गई है, नगर के चपेटे में ही आ गई। अब वहाँ पर भी क्या हो गया, मकान बन गए, कारखाने लग गए हैं, उद्यान लग गए हैं, खेती भी हो रही है। तो यानी कहने का मतलब क्या है कि जनसंख्या की वृद्धि तीव्र होती है और इसी कारण नगर भार तेजी से बढ़ता है। इस क्षेत्र की कार्यशील जनसंख्या का बड़ा भाग दैनिक अभिगमनकर्ताओं का होता है। अब इस क्षेत्र में जो जनसंख्या रहती है ना वो क्या करती है, डेली अप डाउन करती है ना। शहर में जाएगी फिर वापस आ जाएगी, शहर में जाएगी अपने क्रियाकलाप करेगी और वापस आ जाएगी। इस क्षेत्र में भवन स्वामित्व की दर ऊंची होती है, होम ओनरशिप जो होगी उसकी रेट हाई होगी। जनसंख्या का बड़ा भाग युवाओं एवं बच्चों का होता है और संगठनात्मक सुविधाएं और सामाजिक जीवन का यहाँ पर अभाव पाया जाता है। तो ये था हमारी ग्रामीण नगरीय उपांत का अर्थ है ना और उसकी विशेषताएं।